हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट 2 पेपर 4A इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी में टॉपिक मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड पार्ट 1। इसमें हम लोग इसके 4 पार्ट पढ़ेंगे। चूंकि थोड़ा एक्सटेंसिव है, बड़ा स्लाइड होंगे, तो हम इसको 4 भाग में बनाएंगे। आज नॉर्थ अमेरिकन रीजन और नॉर्थ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन कहते हैं कि इसके बारे में जानेंगे। इंडस्ट्रियल रीजन ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर फेवरेबल जियो इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि संसाधन, वहां पे कैपिटल और लेबर, ये सभी की सुविधा होती है और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वहां एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। और ये हमेशा लार्ज स्केल पर एस्टेब्लिश किए जाते हैं, कोई एक या दो इंडस्ट्री नहीं होती है और बहुत बड़ी जनसंख्या भी इसमें इन्वॉल्व होती है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो जैसा कि मैंने कहा कि लार्ज पॉपुलेशन इंगेज होता है और लार्ज इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी होती है जो हायरार्किकल ऑर्डर में होती है। अब जैसे अगर एक कार बनाने वाली इंडस्ट्री है तो उसमें उसके चक्के बनाने से लेकर, शीशा बनाने से लेकर, हॉर्न बनाने से, सीट, हर चीज के लिए अलग अलग यूनिट्स होते हैं और सभी अपनी अपनी हायरार्की, अपनी छोटे से बड़े लेवल पर बनी रहेंगी। इसी तरीके से इसके साथ सब्सिडरी इंडस्ट्रीज भी होती हैं। ऐसी भी बहुत सारी चीजें, अब जैसे उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई सुविधा हो, जीपीएस की हो, तो उसके लिए अलग से इंडस्ट्री होगी और वो सभी मिलाकर एक बड़ा सेक्टर होगा जहाँ की बाहर कहीं नहीं जाएंगे। एक जूता बनाने की इंडस्ट्री होगी तो उसके लिए उसके स्टिकिंग गम से लेकर उसके डिजाइनिंग, पेस्टिंग और फीता, सभी के लिए अलग अलग यूनिट्स होंगे। और यहाँ पर बैंकिंग और क्रेडिट की फैसिलिटी होगी क्योंकि उसके बिना कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, टेलीफोन, फैक्स और इन सभी की सुविधा बहुत ही जरूरी है सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। और एक बहुत बड़ा लार्ज मार्केट भी होना चाहिए जहाँ से लेबर की सप्लाई होती हो। दुनिया में 4 ऐसे बड़े इंडस्ट्रियल रीजन हैं। एक तो नॉर्थ अमेरिकन रीजन है जो आज हम लोग पढ़ेंगे, इसमें यूएस और कनाडा के दक्षिण के भाग आएंगे। दूसरा है यूरोपियन रीजन जिसमें कि बहुत सारे देश आएंगे, लेकिन यूके, जर्मनी, फ्रांस का हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर, जो 1990 के बाद, अलग होने के बाद यूएसएसआर के जो पार्ट है, लेकिन इंडस्ट्री और जो फाइनेंस है आज भी रशिया के हाथ में जो कंट्रोल है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एशियन रीजन में जापान, चाइना, इंडिया के अलावे आसियान के भी कुछ महत्वपूर्ण बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये डायग्राम में आप देखेंगे, ये अमेरिका, ये आप जो 5 उसके ग्रेट लेक्स हैं उसके आसपास से लेकर हडसन नदी से लेकर अटलांटिक ओशियन के पश्चिमी भाग तक, और ये ऊपर न्यू इंग्लैंड एरिया से लेकर फ्लोरिडा तक का जो है पूरा का पूरा अर्बन एरिया, दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन एरिया है जिसको मेगालोपोलिस भी बोलते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल भी है और अर्बन भी है, क्योंकि आपको जानते हैं कि अर्बन एरिया का मूल जो कारण ही होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद यूरोप में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटेन का, फ्रांस का, जर्मनी का, फिर फॉर्मर यूएसएसआर की ये जो यूराल की पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चाइना, कोरिया और जापान और इंडिया और आसियान के कुछ देशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक रीजन का 2014 का ये डाटा बताता है परचेजिंग पावर पैरिटी। तो आप देखेंगे कि एशिया पैसिफिक इस मामले में 1 नंबर पर है, अमेरिका से ज्यादा। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है पिछले 5 दशकों में। और दूसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका आता है, तीसरे नंबर पर पश्चिम यूरोप आता है, चौथे नंबर पर जो है वो भारत आता है। उसके बाद आपको मिडिल ईस्ट आते हैं, मिडिल ईस्ट के बाद मिडिल ईस्ट से पहले आएंगे सेंट्रल साउथ अमेरिका, फिर मिडिल ईस्ट आएगा, उसके बाद ईस्ट यूरोप और अफ्रीका। नॉर्थ अमेरिकन रीजन में यूएस कनाडा में 8 रीजन है। साउदर्न न्यू इंग्लैंड, मिड अटलांटिक स्टेट्स, पिट्सबर्ग लेक इरी रीजन, डेट्रॉय इंडस्ट्रियल रीजन, लेक मिशिगन रीजन, साउदर्न एप्लेशियन रीजन, ईस्टर्न टेक्सास और पैसिफिक कोस्टल रीजन। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसको हम लोग एक एक करके देखें तो साउदर्न न्यू इंग्लैंड में जब आप देखेंगे तो ये इंडिया का सबसे पहला अर्लीस्ट एरिया था। ये हो गया साउदर्न इंग्लैंड का एरिया, साउदर्न न्यू इंग्लैंड का एरिया। ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहीं से शुरुआत हुआ। बॉस्टन और कनेक्टिकट का जो एरिया है ये इसको बोलते हैं, और इसमें दक्षिण ये शिप बिल्डिंग और टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। इसमें थोड़ा और क्लियर देख सकते हैं, बॉस्टन इसका मेन सेंटर है साउदर्न न्यू इंग्लैंड एरिया का।
इसके बाद है मिड अटलांटिक स्टेट्स। मिड अटलांटिक स्टेट जो है ये सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड एरिया है। यहाँ पे घड़ी से लेकर बड़े बड़े इंजन से लेकर सिल्क कॉटन से लेकर परफ्यूम केमिकल तक। इसका मेन सेंटर न्यूयॉर्क है और उसके अलावा न्यूयॉर्क, ट्रेंटन, फिलाडेल्फिया, वेलिंगटन, बाल्टीमोर वगैरह है। ये आप देख सकते हैं। ये मिड अटलांटिक के स्टेट्स है, न्यूयॉर्क से लेकर फिलाडेल्फिया, वेलिंगटन, बाल्टीमोर। हडसन के किनारे न्यूयॉर्क है और ये शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जिसका डेवलपमेंट यहाँ नहीं होता हो या बिजनेस नहीं होती हो। और हडसन वैली जो है यहाँ की बहुत ही फेमस है, बहुत फेमस एक्सेलेंट हार्बर भी है। यहीं पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपको मिलेगी जो कि याद दिलाती है इनको किस तरीके से लोग इंग्लैंड से आते थे और इस आइलैंड से फिर अमेरिका की नागरिकता के लिए या यहाँ के लिए लोग जो माइग्रेंट्स थे वो आके बसना शुरू करते थे। पिट्सबर्ग लेक एरी एरिया जो है ये आयरन के लिए फेमस है। आयरन और यहाँ माना सबसे ज़्यादा मिलता है। यंगस्टोन, पिट्सबर्ग, जॉनस्टन आयरन स्टील ट्रायंगल ही बोलते हैं इसके। विलिंग, क्लीवलैंड, लुइसविले, रॉकफोर्ड, फ्लिंट, डेट्रॉय ये सारे इस एरिया के फेमस सेंटर हैं। ये जो सबसे ज़्यादा ग्लास इंडस्ट्री भी यहाँ की है। इसको इस डायग्राम में भी देखें, कोयला, आयरन सभी मिलता है। और ये पिट्सबर्ग इरी जो है लेक आयर से लेकर क्लीवलैंड, पिट्सबर्ग ये पूरा दक्षिण तक चला जाता है। ये पूरा एरिया इसके लिए फेमस है। इसके बाद आता है डेट्रॉय इंडस्ट्रियल एरिया जो कि दुनिया का आप जानते हैं सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। फोर्ड, क्रिसलर, जनरल मोटर्स का सेंटर। और यहाँ पे दूसरे सेंटर भी जैसे लैंसिंग, फ्लिंट, जैक्सन, पोंटियाक, डर्बन, टोलेडो। ये टायर से लेकर वायर, ग्लास, बैटरी, पेंट, पॉलिश ये सारी तरह की प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। रेलवेज के लिए भी ये बहुत फेमस है। ये देखिए, ये डेट्रॉय से लेके टोलेडो ये भी लेक आयर के किनारे हैं और ये ग्रेट लेक एरिया में आते हैं। इसके बाद है लेक मिशिगन रीजन। यहाँ पे 10,000 फैक्ट्रियां हैं और शिकागो और गैरी मुख्य सेंटर है। शिकागो में भी लगभग हर चीज़ का है, चाहे वो ट्रक हो, सीमेंट, केमिकल, आयरन, स्टील, फर्नीचर, पेपर, सीरियल, बेबी फूड, फार्मास्यूटिकल। उसके अलावा एग्रो बेस्ड भी मीट पैकिंग, ग्रेन मिलिंग, एग्रीकल्चर, इन्वॉल्वमेंट, मशीनरी सभी चीज़ हैं। और गैरी जो है वो आयरन स्टील के लिए फेमस है। इसके अलावा मिलवॉके है। तो शिकागो, गैरी और मिलवॉके जो है ये मिशिगन का इस डायग्राम में आप देखें, मिलवॉके से लेके शिकागो और बीच में गैरी, ये पूरा मिशिगन के किनारे ये इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ की हर चीज़ का प्रोडक्शन मिलेगा आपको। इसके बाद है साउदर्न अपलेशियन रीजन। साउदर्न अपलेशियन रीजन जो है ये स्टील मेकिंग के लिए जाना जाता है और बर्मिंघम यहाँ का मूल सेंटर है। इसके अलावा अटलांटा, बेसमर, एनिस्टन और कॉटन टेक्सटाइल और केमिकल्स भी इसमें मिलेंगे। ये इस डायग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अटलांटा, बर्मिंघम से लेकर अटलांटा तक का ये एरिया हो गया। इसके बाद इसमें भी आप देख सकते हैं अटलांटा से लेके बर्मिंघम तक का एरिया। इसके बाद है ईस्टर्न टेक्सास जो ऑयल के लिए जाना जाता है। यहाँ का फेमस है डलास एंड हॉस्टन जो कि सल्फर, रॉक और फॉस्फेट के लिए भी हैं। ये आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में मार्क किया हुआ है हॉस्टन। ये देखिए डलास से हॉस्टन, डलास से हॉस्टन तक का आपको एरिया इसमें दिख जाएगा। हॉस्टन यहाँ दिख रहा है। इसमें क्लॉथिंग एंड फैशन इंडस्ट्री भी फेमस है यहाँ का और ऑयल रिफाइनरी के लिए डलास जाना जाता है। इसके बाद है पैसिफिक कोस्टल रीजन। ये पश्चिम में है। ये वाशिंगटन, ओरेगॉन से लेकर कैलिफोर्निया तक, इसमें सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स है। ये भी फूड, बेवरेज, ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, मेटल फैब्रिकेशन, पोर्टलैंड इस सभी चीज़ों के लिए फेमस है। और इसके अलावे जो हॉलीवुड है और यहाँ का जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ये सभी आपको इधर मिलेंगे। तो पश्चिम में आप सिएटल, सैन फ्रांसिस्को से लेकर लॉस एंजल्स तक का ये जो एरिया है ये इसके लिए फेमस है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।